वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आरबीआई पॉलिसी पे ये स्पेशल कार्यक्रम। और आरबीआई ने इस बार भी स्टेटस को मेंटेन किया है। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं है और इन्फ्लेशन टारगेट्स भी मेंटेन किए हैं और जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट भी अनचेंज्ड है एज प्रोजेक्टेड एफआई 24 के लिए 6.5% और इन्फ्लेशन के टारगेट्स एफआई 24 के लिए प्रोजेक्टेड है 5.4%। सो ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस ही है पॉलिसी से आपको क्या संकेत लेने चाहिए, आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट्स के क्या मायने रहते हैं बाजार के लिए और ब्रॉडर इकोनॉमी के लिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर पी के बसु, चीफ इकोनॉमिस्ट एट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एंड मिस्टर धनंजय सिन्हा, ही इज को-हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रेटेजी एंड इकोनॉमिक्स एट सिस्टमैटिक्स ग्रुप। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक मित्तल, जागरण बिजनेस के रिसर्च हेड, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले सीधे चलते हैं विवेक के पास और जानते हैं कि आज के मेजर हाईलाइट्स क्या है पॉलिसी की। थैंक यू मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर हम देखें तो मैम आरबीआई पॉलिसी में रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं और जो इन्फ्लेशन के टारगेट्स हैं उसको 4% के ही दायरे पर रखने का टारगेट कर रही है आरबीआई। साथ ही अगर देखें तो आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सितंबर में इन्फ्लेशन कुछ ईज आउट होता हुआ दिख सकता है। हालांकि एफआई 24 में उन्होंने जो इन्फ्लेशन के टारगेट्स हैं वो 5.4% पर ही रखे हैं। Q2 के लिए इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाए गए हैं, लेकिन Q3 यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर में जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो 10 बेसिस पॉइंट घटाए गए हैं। 5.7 से घटाकर 5.6% किया है। और साथ ही जो इन्फ्लेशन के जो ये एलिवेटेड लेवल्स हैं उसके कारण है कि खरीफ की जो कम बुआई हुई है, साथ ही जो ऑयल के जो रिजर्व्स हैं वो घट रहे हैं ग्लोबली, उसका एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। साथ ही 6 में से 5 मेंबर्स ने एकोमोडेटिव पॉलिसी के पक्ष में वोट किया और आज की जो पॉलिसी थी उसके लिए 6 मेंबर्स ने ही पॉलिसी के रेट्स को स्थिर रखने के लिए वोट डाला। साथ ही एफआई 24 में जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स एज यू अर्लियर सेड 6.5% रखा गया। Very good morning, Mr. Basu, and thank you so much for taking our time, sir. So your first hand reaction to RBI policy, क्या जो expected lines थे उसी पे है RBI policy, कोई highlight जो आप इस समय हमसे शेयर करना चाहेंगे? हाँ, पहला ये है कि पॉलिसी तो अनचेंज है, that's अनसरप्राइजिंग। पर एक चीज है कि इन्फ्लेशन फोरकास्ट मेरे ख्याल में बहुत बेनाइन है। जैसे कि सेकेंड क्वार्टर एफआई 24 जो जुलाई टू सितंबर क्वार्टर है उस पे फोरकास्ट है 6.4% या प्रोजेक्शन है 6.4%। हमें पता है कि इन्फ्लेशन 7.4 था जुलाई में, अगस्त में 6.8 था। तो अगर ये 6.4 is the correct forecast for that quarter, then the number for September will be around 5.2%. So अगर वो होता है, that will be a very that will be a very positive outcome if that turns out to be the case. There are a couple of factors behind this. One, of course, is that they have the government has lowered the LPG prices at the end of August. तो इसके पहला जो साइन होगा वो सितंबर में आएगा in the September inflation number. And the second thing, of course, is that the RBI also mentions that vegetable prices have eased significantly, in particular tomato prices. और उसके वजह से inflation has moderated very significantly in September. पर अगले इस क्वार्टर पे October or December, they are projecting 5.6% inflation, which means a little bit of a pickup. एक चीज है कि global crude oil price जो है उस पे बढ़ती आ गई है और that will probably have an impact, particularly in the October number. And going forward, there are some risks on things like pulses where sowing was lower, but the RBI does point out that overall sowing of kharif crops was up 0.2% year on year. The monsoon was, in the end, almost normal, 6% below the long period average, which is nearly normal, just slightly below normal perhaps. And as a result, food prices are likely to moderate. So I think I'd look at this as a very benign policy statement. Things are much more
much more positive now than they were at the time of the last statement. August statement basically also flagged the likelihood of vegetable prices spiking, and that in fact did occur. Perhaps they spiked a little bit more than the RBI had expected, but we are seeing some moderation. We've seen clear moderation in September onwards, and therefore the inflation outlook is more benign. Growth remains on track. I think the growth will be higher than the RBI's 6.5% forecast, but mine is a non-consensus forecast. I'm looking at a little over 7% for this year. Very good afternoon, Mr. Sinha, and thank you so much for taking your time, sir. Your first view on the policy, आप policy को कैसा देखते हैं? So I think ये expectation था कि there will be a certain amount of hawkishness in the policy, especially जबकि आपको दिख रहा है कि globally crude prices जो बढ़ रहे हैं तो उसका जो impact है, plus globally जो higher for longer जो theme ये बन रहा है, क्योंकि globally जो है the inflation developed markets में increase हो रहे हैं. Because of this, this whole expectation कि market में ये था कि US Fed rate cut करेगा और inflation will come down and all that is getting challenged. तो उसके कारण आपका जो है डॉलर काफी स्ट्रेंथन हो गया है पिछले 3 महीने में, करीब करीब 7% जो उसकी बढ़ोतरी हुई है. पहले वो काफी गिरा था, करीब 10-12%, तो वो हो गया है. प्लस जो ग्लोबल US yields वगैरह वो भी काफी बढ़ गए हैं. एक्चुअली इफ यू लुक एट 10-year US Treasury yield has gone up by 130 basis point एंड शॉर्ट टर्म में भी इंक्रीज हुआ है. तो उसके कारण जो है इंडिया में ये दो चीज है जो इम्पोर्टेंट जो पॉलिसी में बोला नहीं गया है, जो कि आई थिंक इट इज हिंटेड दैट आरबीआई फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस को ध्यान रखेगा और जो क्रूड प्राइसेस पे ध्यान रखेगा. जो इसमें क्या होगा कि आपका जो रुपी थोड़ा वीकन हो सकता है. रुपी में क्या हो रहा है, आरबीआई इज एक्चुअली सेलिंग डॉलर्स वेरी एग्रेसिवली to curtail the impact on the rupee because the dollar is strengthening. और दूसरी बात कि because of geopolitical issues there is a sort of a rise in crude price. So if that continues and global development और सारे कुछ है जिसके कारण क्रूड ऊपर रह सकता है, तो उसका इम्पैक्ट इवेंचुअली आपका डोमेस्टिक सिचुएशन में पड़ेगा, आपका फिस्कल डेफिसिट पे पड़ेगा, आपका इन्फ्लेशन पे पड़ेगा, और ऑल्सो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ सकता है. उसके कारण रुपया वीकन हो सकता है. तो आरबीआई बेसिकली क्या कर रहा है कि दे नो दिस इज अ रिस्क दैट इज देयर एंड हेंस दे आर डिफेंडिंग एट दिस जंक्चर कि रुपये को गिरने नहीं देना चाह रहा है. उसके कारण जो डॉलर सेल कर रहा है, लिक्विडिटी टाइटन हो गया काफी. तो शॉर्ट टर्म में हमारा जो यील्ड है वो काफी बढ़ गया है. तो आरबीआई ने बहुत क्लियरली बोला है कि वी विल बी कॉग्निजेंट अबाउट दिस. They are focusing a lot on liquidity management. They are saying that अगर liquidity surplus होता है तो they will sell GSEC OMO सेल करेंगे और liquidity to निकालेंगे. So clearly RBI का जो slant है वो है कि हम tight short term rates जो है, जो effective पॉलिसी रेट है, इफेक्टिव पॉलिसी रेट जो ओवरनाइट एवरेज रेट कॉल रेट होता है वो अगर मान के चले तो वो लिक्विडिटी मैनेजमेंट से उसको ऊपर करेंगे. तो रेट हाइक तो उन्होंने नहीं किया है, लेकिन व्हाट दे आर गाइडिंग इज दैट जो शॉर्ट टर्म रेट्स विल बी एलिवेटेड और उसके कारण उसका ट्रांसमिशन होगा. तो बेसिकली गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ what is happening globally and the risk that they have actually seen on inflation. So inflation में उन्होंने क्या किया कि शॉर्ट टर्म में जो भी impulses आ रहे हैं वो accommodate कर रहे हैं. तो शॉर्ट टर्म में उन्होंने एलिवेट किया है. तो आगे जाके भी अगर वो चेंज होता है तो वो भी चेंज हो सकता है. उनका टारगेट अगर मान लीजिए ऑयल प्राइस ऊपर बरकरार रहे और उसका जो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन, तो वो ओपन रखा है उन्होंने. तो ये मूविंग टारगेट है. बट ब्रॉडली आई वुड से they have been little hawkish, बट वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो लिक्विडिटी मैनेजमेंट से करेंगे और इफेक्टिवली एवरेज शॉर्ट टर्म रेट से करेंगे. क्योंकि ग्लोबली अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई रहेगा और डॉलर स्ट्रेंथन रहेगा तो वो इम्पैक्ट करेगा आपका करेंसी मैनेजमेंट के लिए. इट विल इम्पैक्ट योर लिक्विडिटी. आई थिंक दे आर फेयरली निम्बल ऑन दैट, आई गेस. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि जो आईसीआरआर विंडो थी वो अब कल से क्लोज हो जाएगी एंड सिस्टम में लिक्विडिटी आती हुई दिखाई देगी. क्रेडिट ग्रोथ इज फाइन. उन्होंने ये भी बोला कि जो बैंक्स हैं जो एक्सेस लिक्विडिटी आएगी
उसको उनको लोन देना चाहिए और अपनी क्रेडिट ग्रोथ को और बढ़ाना चाहिए. बट सर, देयर इज a problem that we have seen ki in Q2 there is a sharp decline in CASA ratio Yes, from every bank almost. yes, Sir, yes. how do you see this scenario? So basically, this is developing over the last. जब ये कोविड हुआ था, जब आरबीआई ने लिक्विडिटी काफी डाला था सपोर्ट करने के लिए, सिस्टम डेलिक्वेंसी नहीं नहीं बढ़े उसके कारण जो सपोर्ट दिया था, उसके कारण जो है शॉर्ट टर्म रेट्स काफी नीचे आ गए थे, और बैंकों ने क्या किया कि टर्म डिपॉजिट्स को काफी कट कर दिया और वो सेविंग बैंक डिपॉजिट के बराबर कर दिया, तो उसके कारण स्प्रेड काफी बन गया था. तो उस समय क्या है कि वो इक्वल था, कासा काफी बड़ा था. तो जैसे आप लिक्विडिटी विड्रॉवल किए, रेट हाइक किए, तो बेसिकली जो कासा वाला जो अमाउंट था जो काफी प्रोपोर्शन में बढ़ गया था, वो शिफ्ट हो गया टर्म डिपॉजिट में. उसके कारण आपका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड जो है बैंकों का, वो काफी बढ़ गया है. तो ये जो है, ये इंपॉर्टेंट शिफ्ट हुआ है बैंकों में, और इसके कारण क्या हो रहा है, वर्चुअली ऑल अदर एवरी बैंक इज सीइंग अ राइज इन कॉस्ट ऑफ फंड एंड स्क्वीज इन मार्जिन्स. बिकॉज अगर आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट लेंडिंग कुछ हो नहीं रहा है, तो सब सब रिटेल लेंडिंग कर रहा है, सब बैंक्स रिटेल लेंडिंग कर रहे हैं, तो उसके कारण कंपटीशन काफी है, स्क्वीज इन मार्जिन हो रहा है. तो ये चीज जो है आगे जाके भी बरकरार रहेगा, क्योंकि अगर आरबीआई फोकस कर रहा है कि शॉर्ट टर्म रेट्स को हम बढ़ा के रखेंगे, लिक्विडिटी टाइटन करेंगे आगे जाके, तो ये प्रेशर बैंकों में बना रहेगा. आगे जाके अगर क्रेडिट डिमांड, क्रेडिट सीडी रेशियो फ्लैट हो जाता है, जो कि हो गया है एक्चुअली पिछले 2-3 क्वार्टर में, तो इसके कारण जो है ये जो स्प्रेड कॉम्प्रेशन है वो उसका मार्जिन कॉम्प्रेशन में कन्वर्ट होगा, तो बैंकों का प्रॉफिटेबिलिटी इससे घटेगा. जी. बासु सर, जितने भी हम ग्लोबली आजकल सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर्स हैं उनकी टोन देखते हैं, दैट इज ऑन द हॉकिश साइड. हालांकि सभी लोग मान रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट पीक के पास हैं. कोई पीक मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, बट पीक के आसपास सभी मान रहे हैं. सर, कोई ऐसा रीजन आपको लगता है कि अगले 3 से 6 महीने में ये सारे जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं या कुछ जो बड़े बैंक्स के गवर्नर हैं, ये हॉकिश से डॉविश साइड पर आते हुए कुछ ऐसे कुछ वेरिएबल्स हैं जो इनको कन्वर्ट कर सकते हैं? मेरे ख्याल में अगले 3 महीने में तो होगा नहीं कुछ, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन इज टू हाई. अगर आप यूएस पे ध्यान दीजिए तो देखेंगे कि वहाँ द कोर इन्फ्लेशन रेट, बोथ कोर सीपीआई एंड कोर पीसीई आर अबाउट 4%. वो उनकी टारगेट है 2%, और उससे बहुत ही ज्यादा है. So there's no question of the US moving away from its somewhat hawkish stance and the idea of rates being higher for longer. Now, the place where inflation is moderate is really Europe, including the UK. Now, they of course target headline inflation, and to the extent that oil prices ease, the headline inflation will come off a little bit quicker in the Eurozone and in the UK. But of course, in the last month or so, we've seen Brent move higher after the OPEC plus supply cuts. That of course eased off significantly over the last 3 or 4 trading days. But the benignness of oil prices is not a factor that we can take for granted going forward. And therefore, if even that doesn't exist, there's really no major central bank that can move away from keeping a relatively hawkish stance. Of course, there is an exception to the world central banks, and that is the PBOC. The People's Bank of China is continuing to cut rates at every opportunity, but it cuts very little, cuts 10 basis points at a time. It's done that 3 times in the last 14 months, but very, very modest cuts. It's also worth noting that over the last 10 days or so, China has in fact been intervening quite aggressively to try and stop the renminbi depreciating. In fact, they have managed to change market expectations a little bit over the last 10 to 14 days, and the renminbi is appreciated a bit. So I think
the period of aggressive or even any easing in China is probably over. They're trying to ensure too many things at the same time. They want to keep the renminbi from depreciating too much, which basically is they are essentially tightening policy on that front. But they had been trying to cut interest rates at the same time. So you cannot achieve both objectives, and therefore I don't see even the PBOC doing very much to ease policy going forward. So I'd say that the next 3 to 5 months will remain a period of mild hawkishness. I think in relative terms, the RBI's latest statement is somewhat more benign. It's not quite dovish. Of course, they are maintaining a withdrawal of accommodation stance. So it's not dovish, but it is certainly less hawkish, particularly on the inflation outlook, than the last statement in August. And that is simply acknowledging the reality that inflation is now moderating. And therefore, we can start looking forward to the next policy move, which in my view is going to be a rate cut. But that cut will probably come only in the first quarter of FY25. Mr. Sinha, जैसे कि आपने कहा कि डॉलर की strength that we have been seeing from mid of July, and it has been strengthening against all the major currencies. Yes. With rupee surpassing 83 levels. कहाँ जाते देखते हैं आप रुपये को और कहाँ stabilize होते देखते हैं? आपको लगता है कि एक major concern हो सकता है central bank के लिए because their forex reserves have been depleting a lot. Right. So I think मुझे जैसा लगता है कि ये जो डिप्लीशन है रिजर्व्स का ये बरकरार रहेगा. आई थिंक ये ग्लोबल फिनोमिनन है. Most emerging market Asia, most emerging Asian countries have actually seen contraction in reserve. ये इसका fundamental और structural reasons भी है क्योंकि globally near shoring और friend shoring हो रहा है. People जैसे US वगैरह है वो लैटिन अमेरिका के तरफ या कनाडा के तरफ या यूरोप के तरफ ट्रेड शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके कारण जो सरप्लसेस है वो कम हो रहा है. और ये पूरा जो है इसके कारण जो रिजर्व्स हैं सारे इमर्जिंग मार्केट्स में एक्चुअली वो कम हो रहा है. इंडिया में भी हो रहा है, चाइना में भी हुआ है. और चाइना और जापान, इफ यू पुट देम टुगेदर, दे हैव विथड्रॉन अबाउट $400 billion फ्रॉम यूएस ट्रेजरी यील्ड. तो ये जो ट्रेजरी सिक्योरिटी, सो बेसिकली ये जो है रिजर्व जो कम हो रहा है वो कंटिन्यू रहेगा मुझे लगता है. और यूएस में भी अगर आप देखेंगे तो उनका डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है year to date till I think about October, so till September, there is almost like a 60% rise in US deficit to about $1.6 trillion. तो ये जो है यूएस में क्या है कि आपका जो है डेफिसिट बढ़ रहा है, कंजम्पशन इज अबाउट ट्रेंड, there is a liquidity shortfall that is happening. और फेडरल रिजर्व और एक तरह से अपना टेपरिंग भी उसका शुरू बरकरार है. तो जो फंडिंग डेफिसिट है वो बरकरार रहेगा, तो फेड को डिक्रीज करना बड़ा मुश्किल होगा अनलेस वहां पे कंजम्पशन मेजरली फॉल हो. तो जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है उसके कारण आपका जो है रेट हायर फॉर लॉन्गर भी रह सकता है. दिस इज बियॉन्ड जस्ट द इन्फ्लेशन थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. इसके कारण इमर्जिंग मार्केट में फ्लोज कम रहेगा, जो कि हमें दिख रहा है कि पोर्टफोलियो फ्लोज नेगेटिव हो गया है, एफडीआई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है. If you look at NRI flows have actually decreased. Our banks, Indian banks are selling assets to get money back to India. I think it could be because of some directives that has been given to them. So that is that is happening. So the funding requirement India में वो जो cash flow है वो reserve flow है वो भी कम हो सकता है. तो इसके कारण रुपया, तो RBI has a challenging task there. तो उसमें क्या है कि आरबीआई सेल कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू मेंटेन दैट रूपी इज रिजिलियंट, दे आर मेंटेनिंग एट 83-84 लेवल्स, बट मुझे लगता है ये 85-86 लेवल्स जा सकता है. ये मेजर्ड इंटरवेंशंस के रहने के बावजूद भी. तो उसके कारण उसका जो इम्पैक्ट इंडिया में लिक्विडिटी पे वो टाइटनिंग वाला रह सकता है, क्योंकि अगर आप डॉलर सेल करते हैं तो बेसिकली उसका इम्पैक्ट आपका टाइट लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म रेट्स पे आता है, जो कि हो रहा है. तो मुझे लगता है रुपया हो सकता है.
और ग्लोबली ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स जो है 115 लेवल पे था, वो 100 पे आ गया था, क्योंकि लोगों ने रेट कट का एक्सपेक्टेशन प्राइस इन कर रखा था। तो वो जब रिवर्स हो रहा है तो वो 107 पे वापस चला है, 108 भी गया है। तो मुझे लगता है वो आगे ऊपर भी जा सकता है, 110 वगैरह भी जा सकता है। तो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग डॉलर विल इम्प्लाई वीकर रूपी, आरबीआई इंटरवीन करेगा और शॉर्ट टर्म रेट्स आपका ऊपर बरकरार रहेगा। तो जो आरबीआई आज कहा है, आरबीआई ने जो आज कहा है कि भाई वो इंटरवीन करेगा और शॉर्ट टर्म रेट्स को बढ़ा के रखेगा, और ऑपरेटिंग रेट उसका जो ओवरनाइट एवरेज ओवरनाइट रेट रहेगा, वो मार्के की बात है कि वो चीज वो बेसिकली इंप्लाई कर रहा है कि जो ग्लोबली हो रहा है वो डोमेस्टिकली भी इम्पैक्ट करेगा। सो दैट इज व्हाट इज माय रीडिंग ऑफ व्हाट दे सेड। Mr. Basu, what is happening with the US yields? They are not coming off at all. और जो डेटा है वो काफी अच्छा होल्ड अप कर रहा है as far as the job data is concerned. So and because of that, the dollar index is strong. Money is going out of India. ये कब तक चलता रहेगा? I mean, where do you see an end to it? Is US in recession or recession is going to follow? Well, I think the spike in bond yields over the last 2 or 3 weeks is reflective of the fact that the US has a very high fiscal deficit, and the fiscal deficit has widened significantly in the past 12 months. The latest number as of June was 8.3% of GDP. If you look at July, August, the deficit remained high. So the deficit is large, and of course there's a little bit of political dysfunction in the US as well, with the speaker having been ousted for coming up with a deal with the Democrats. So there's political dysfunction, and there will almost certainly need to be some spending cuts to ensure that the funding requirements of the US government don't keep going higher. And it's essentially that the markets are responding to the fact that the US funding requirement, the government's funding requirement, is large and getting larger. So I would expect that over the next couple of quarters, you'll see significant spending restraints put in place. Some were put in place as part of the May deal to enable the debt ceiling to be overcome. So some spending restraints were put in place there. There's also restraints on student loans. Now, the Biden administration had given essentially a write-off of student loans that was declared unconstitutional by the Supreme Court, and so loan repayments have started as of this quarter. So I would expect that the fiscal side will become a constraint on growth in the US. Initially, it is being reflected in bond yields rising, but with bond yields higher, there'll be some credit events in the US. Some banks will feel the pain. Other parts of the system will feel pain, including the government. The government's interest costs will go up as a result of that, of much higher bond yields. So all of that, I think, will eventually force further fiscal restraint, and that restraint on the fiscal side, I think, is likely to tip the US economy into recession. Now, that seems an odd forecast to make at a time when the US economy is really strong in the third quarter. But I think the third quarter number is likely to be over 4%. So you have 4% quarter-on-quarter seasonally adjusted annualized growth in the third quarter. But then from that very strong base, I think you're likely to see an abrupt cooling off of the economy during the course of the current quarter and the next quarter, primarily because the fiscal side will have to be aggressively reined in. And that's essentially what the bond market is saying. This is basically the bond vigilantes at work, and imposing some sort of discipline on the US government. Ranjit sir, last question. Sir, अब मार्केट्स को क्या करना है? मैक्रो फैक्टर्स को देखना है, अब अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है,
तो सर माइक्रो साइड पर जाना। आई थिंक ये जो डिबेट है माइक्रो और मैक्रो वाला, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग डिबेट। See, macro is always important to determine, and micro determine is a component of the macro. So I think कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो मैक्रो और माइक्रो को अलग करके देख नहीं सकता है। साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया, मेरा व्यू ये है कि मैं बैंकों पे अंडरवेट हूँ। जैसे कि मैंने 1-1.5 साल से ऐसे रखा है। तो इसमें क्या है कि आपका जो ये मार्केट का जो स्प्रेड कॉम्प्रेशन है, वो वो जो सॉरी जो बैंकों का स्प्रेड कॉम्प्रेशन है वो आके उसके प्रॉफिट में दिखेगा। प्रॉफिट इनका काफी बड़ा, मतलब काफी मेजर एक्सपेंशन हुआ था लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द स्प्रेड एक्सपेंशन अर्लियर एंड द सीडी रेशियो राइजिंग। वो वो एक वो एक नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन के तरफ जाएगा। तो ये जो है, जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस है, इट विल ओनली कोरोबोरेट दिस। सो यू विल, द बैंकों के पास वो स्प्रेड एक्सपेंशन का मौका नहीं रहेगा। तो इसके कारण वी हैव टू रियली लुक एट बैंक्स that are smarter in terms of the ALM management, how they are actually looking at the duration of deposits versus lending, etc. That will become very important. तो मुझे लगता है वो एक चीज है। दूसरा मुझे लगता है कि बहुत सारा रिटेल लेंडिंग जो लोगों ने, क्योंकि कॉर्पोरेट लेंडिंग नहीं हुआ है तो रिटेल लेंडिंग काफी बढ़ाया है। तो मुझे वहां पे स्ट्रेस क्रेडिट रिस्क दिखता है, जो आरबीआई जी गवर्नर ने अपने पॉलिसी में भी बताया है जी कि बहुत एग्रेसिव लेंडिंग हो रहा है। पीपल नीड टू बी विजिलेंट अबाउट इट, देयर हैज टू बी गुड मॉनिटरिंग ऑफ द अंडरराइटिंग क्वालिटी, एटसेट्रा। ये भी एक मैक्रो सिचुएशन वी हैव आइडेंटिफाइड फॉर ऑलमोस्ट लाइक 6 to 8 months टाइम, एंड वी हैव रिटन मल्टीपल टाइम्स अबाउट दिस। तो मुझे लगता है वहां पे एक रिस्क आएगा। तो बैंकों को जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उस पे जो है वो इम्पैक्ट आएगा। तीसरी बात ये है कि जो स्मॉल कैप में काफी वैल्यूएशन एक्सपेंशन हुआ, वो लार्जली बिकॉज ये जो बीच में आपका जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2000 रुपया का नोट का, जी उसके कारण जो लिक्विडिटी आया था, करीब करीब लाइफ बैलेंस जो है करीब 2 लाख करोड़ के आसपास, ऐसा 2-1.5 लाख करोड़ का एक्सेस हो गया था। तो जब एक्सेस लिक्विडिटी आता है तो कुछ पार्ट उसका जो मार्केट में भी आ जाता है, जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी रैली बनाता है। तो ये जैसे टाइटन हो गया है ऑलरेडी, और ये जैसे बरकरार आगे रहेगा, तो वो जो सेंसिटिविटी है वैल्यूएशन में, बिकॉज द रिस्क फ्री रेट जो इंक्रीज हो रहा है ग्लोबली, जो यूएस में देखे वो करीब करीब 10 साल का जो बॉन्ड है वो करीब करीब 5% के आसपास हो रहा है। जी और इंडिया में भी अगर शॉर्ट टर्म रेट देखें वो भी काफी बढ़ गया है। जैसे 2 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो करीब करीब 7.20 या 7.30 के आसपास पहुंच गया है। तो उसके कारण आपका सेंसिटिविटी जो मार्केट में है, जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली हुआ है, वो सेंसिटिविटी टू रिस्क फ्री रेट राइज है, उस पे आ सकता है। तो बेसिकली मार्केट का जो सिचुएशन होगा वो वैल्यूएशन एक्सपेंशन नहीं, वो हो सकता है वो वैल्यूएशन कम हो जाए। तो वी हैव टू बी कॉग्निसेंट अबाउट विच आर द सेक्टर्स जहाँ पे अर्निंग्स बरकरार रहेगा नहीं रहेगा, एंड देन वी हैव टू पोजिशन आवरसेल्व्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। आई वुड से मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में ये भी है कि अगर यूएस में जब फेड ने जो प्रोजेक्ट किया था FY 2023 के लिए, जो जीडीपी ग्रोथ वो 1% था, 1.1% था पहले। जब इन्होंने रिवाइज कर लिया वो 2.1% हो गया है। तो अगर जी ये स्ट्रॉन्गर डेटा है तो ये हो सकता है कि जो आईटी सेक्टर ने काफी वो प्राइसिंग कर लिया था रिसेशन वगैरह, अगर वो नहीं होता है तो हो सकता है वहां पे उनका गाइडेंस जो है अभी जो देखना पड़ेगा इस सीजन में क्या आता है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो हो सकता है वहां पे थोड़ा सा रैली आ सकता है। क्योंकि जी वहां पे क्या है कि वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन काफी हो गया है 1.5 साल में, इट हैज गिवन नेगेटिव रिटर्न्स। तो हो सकता है वो चीज देखना पड़ेगा, ये कमेंट्री कैसा आ रहा है आईटी सेक्टर जी में। मिस्टर सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच थैंक यू। बासु सर फॉर बीइंग विद अस। विवेक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। अब आज के लिए इतना ही। तो अभी हम 12 बजे आपसे फिर मिलेंगे, मार्केट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।